तो जिस तरह से छत्तीसगढ़ में बवाल मचा हुआ है, कांग्रेस लगातार बीजेपी पे शराब को लोगों तक पहुंचाने या लोगों को शराब तक पहुंचाने में हेल्प करने या सहूलियत देने के लिए लगातार तंज कस रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस ऐप का बवाल आखिर कहां तक पहुंचता है। अब रुक करते हैं मध्य प्रदेश की तरफ, जहां पर भाजपा ने अपने संस्थापकों में से एक पूर्व सीएम स्वर्गीय कैलाश जोशी के पुत्र दीपक जोशी को पार्टी में वापस लेकर नया सियासी शगुफा छेड़ दिया है। पूर्व मंत्री दीपक पार्टी से नाराज होकर कांग्रेस में चले गए थे। उनकी वापसी ने उन सियासतदारों की उम्मीदें परवान चढ़ा दी हैं जिन्हें पार्टी ने अनुशासनहीनता के आरोप में बाहर का रास्ता दिखा दिया था या जो नाराज होकर बागी बन गए थे। लेकिन भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने बागियों की वापसी को फिलहाल नामुमकिन बताकर सियासी गलियारों में तमाम सवाल खड़े कर दिए हैं। आज इसी पर चर्चा करेंगे, उससे पहले देख लेते हैं रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में बीजेपी नए सियासी संकट से जूझ सकती है। भाजपा में भले ही हजारों की तादाद में कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हो गए, लेकिन भाजपा के बागियों की घर वापसी संभव नहीं है। पार्टी ने पूर्व मंत्री दीपक जोशी को पार्टी में वापस ले लिया है, लेकिन पार्टी अध्यक्ष बीडी शर्मा ने कह दिया है कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव के दौरान जिन नेताओं ने बागी बनकर भाजपा के प्रत्याशियों का विरोध किया था, ऐसे नेताओं की अब पार्टी में वापसी नहीं होगी। इनमें कई पूर्व विधायक भी शामिल हैं। पार्टी ने सभी मंडल और जिला अध्यक्षों को भी निर्देश दिए हैं कि ऐसे नेताओं ने पार्टी की डिजिटल सदस्यता भी ले ली हो तो उसे निरस्त कर दे। अनुशासनहीनता के मामले जिन लोगों पर है, उन्हें सक्रिय सदस्य भी नहीं बनाना है। इनमें कई कद्दावर नेता जैसे चाचौड़ा से पूर्व विधायक ममता मीना, रसाल सिंह, नारायण त्रिपाठी, दीपक जोशी, गिरिजा शंकर शर्मा, वीरेंद्र रघुवंशी, केदार शुक्ला, रुस्तम सिंह, पूर्व सांसद बोध सिंह भगत, अवधेश नायक, राव यादवेंद्र सिंह यादव, बैजनाथ यादव सहित कई दिग्गज शामिल हैं। दीपक जोशी की पार्टी में वापसी के बाद पार्टी अध्यक्ष बीडी शर्मा ने फिर दोहराया है कि बागियों की फिलहाल नो एंट्री रहेगी। इसकी एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था का पालन होता है और अभी संगठन ने तय किया है कि जिन्होंने अनुशासनहीनता बरती है पिछले चुनावों में, उनको लेकर अभी कहीं किसी प्रकार की सदस्यता नहीं देनी है, नहीं दिलानी है, चाहे वो साधारण सदस्यता हो या सक्रिय सदस्यता हो। जिन पर कार्रवाई हुई है उनके मामले में बहुत स्पष्टता है। ये भाजपा का अपना आंतरिक मामला है। किसको लेना, किसको नहीं लेना, किसको भगाना, किसको रखना, ये भाजपा जाने। इसमें कांग्रेस को क्या लेना देना। किसको वो जो है पनीर खिलाएंगे और किसको जो है सूखी दाल पिलाएंगे, ये भाजपा खुद ही फैसला करे। दीपक जोशी की घर वापसी ने भाजपा के उन नेताओं को सहज कर दिया था जो खांटी भाजपाई है, लेकिन चुनाव के समय नाराज हो गए थे। उन्हें बागी करार देकर पार्टी से बाहर कर दिया गया। उन्हें उम्मीद थी कि दीपक जोशी की तरह पार्टी उन पर दरिया दिल्ली दिखाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होने जा रहा है। पार्टी की यह कार्यशैली सवाल तो खड़े करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय धवले जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। अजय जी, आपका स्वागत है। संतोष सिंह गौतम, कांग्रेस प्रवक्ता, जल्दी हमारे साथ जुड़ेंगे। और भूपेंद्र सुलेर जी, वरिष्ठ पत्रकार, भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भूपेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धवले जी, जिस तरह से जो ये खबरें निकल कर आ रही हैं कि दीपक जोशी जी से इतना अपनापन, बाकी जो खड़े हैं कतार में, नाम तो बहुत है, इसलिए मैंने चूंकि याद नहीं हो पाए तो मैंने उनकी लिस्ट बना रखी। आप चाहेंगे तो भी पैकेज में भी सुना, हम फिर से बोल देंगे। तो आखिर उनसे ऐसी नाराजगी क्यों है कि दीपक जोशी जी ने अनुशासनहीनता नहीं की, बाकियों ने अनुशासनहीनता की? इसमें से कुछ ऐसे हैं जो कि चुपचाप साइड में खड़े होकर निर्दलीय चुनाव लड़ गए थे, तो अब वो अनुशासनहीनता में आता है। और दीपक जोशी जो एक चुनाव लड़ भी चुके हैं, वो अनुशासनहीनता में नहीं आता। देखिए, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी समय काल परिस्थिति अनुसार किन नेताओं को अनुशासनहीनता के प्रकरणों को उनके डील करना और किन नेताओं को संगठन में वापस जगह देना, ये समय काल परिस्थिति अनुसार निर्णय लिए जाते हैं। निश्चित तौर पे जिन लोगों ने संगठन की बात नहीं मानकर चुनाव लड़े, वो अपने आप में उनके लिए पार्टी ने निर्णय किए थे, तत्कालिक निर्णय थे, और उन निर्णयों का संगठन पूर्ण रूप से पालन भी करता है। रही बात भारतीय जनता पार्टी के संगठन की, तो भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित संगठन है जहां हमेशा कार्यकर्ताओं को अवसर दिए जाते हैं।
योग्यतावान क्षमतावान लोगों को अवसर देकर उन्हें राजनीति में सेवा करने का जो भारतीय जनता पार्टी प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है, और अपने कार्यकर्ताओं से भी उच्च कोटि की अपेक्षा यही रहती है संगठन की कि संगठन जब आदेश देता है, संगठन जब कोई निर्णय करता है कि हमारा इस विधानसभा क्षेत्र में यह व्यक्ति अभी चुनाव लड़ेगा और बाकी अन्य सब लोग उसी को जिताने के लिए काम करेंगे, क्योंकि हम मानते हैं कि हमारा नाम कमल है, पहचान कमल है, निशान कमल है। तो जब कमल का फूल हमारा सिंबल है तो और उसी के लिए हमें चुनाव लड़ना है, तो निश्चित जिन लोगों ने चुनाव लड़े उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई हुई है। अब जो प्रासंगिक विषय है कि किन लोगों को संगठन में जगह देनी है, किन लोगों को पुनर्वापसी उनकी सुनिश्चित करनी है, तो ये परिस्थिति अनुसार, और इसको कोई आप ऐसा ना माने कि जर्नलिस्टिक नहीं है, स्पेसिफिक निर्णय होते हैं। तो निश्चित तौर पे एक क्राइटेरिया के माध्यम से संगठन इन पे विचार करेगा और जब निर्णय लेना है तो जिस निर्णय भी लेगा। लेकिन इसको एक इस प्रकार से क्रिएट करना कि किसी व्यक्ति विशेष के लिए संगठन ने अपने दरवाजे खोल दिए, क्योंकि मैंने कहा कि वो समय काल परिस्थिति अनुसार वो निर्णय होगा। अभी अन्य जो निर्णय करने हैं स्पेसिफिकली उनको भी संगठन अपने अपने विषय से डील करे। ठीक है। संतोष सिंह जी, जिस तरह से दीपक जोशी कांग्रेस में आए, नाराजगी बीजेपी से थी, उसके बाद कांग्रेस ने आए, कांग्रेस ने अपना लिया, सब कुछ किया, लेकिन जब चुनाव लड़ने का वक्त आया, वो शुरुआत से ही हम देख रहे हैं कि कांग्रेस में न तो वो फिट बैठ पा रहे थे, ना कांग्रेस के कार्यकर्ता उन्हें एक्सेप्ट कर पा रहे थे। कभी पोस्टर वोस्टर बहुत चिपकानी बहुत ऐसी क्रियाकलाप हुई चुनाव के दरमियान, जिससे वो कहीं ना कहीं साफ दिख रहा था कांग्रेस के ढांचे में वो ढल नहीं पा रहे या कांग्रेस के लोग उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। यही कारण रहा कि दीपक बैज उधर पहुंच गए जहां से आए थे, या फिर ये कहा जाए कि दीपक जोशी जी ये जो 5 साल का जो सूखा है वो झेलने की क्षमता नहीं रखते थे, इसलिए उधर पहुंच गए। जो दूसरी बात है वो बिल्कुल सही है कि जो 5 साल के सूखे वाली बात है, क्योंकि दीपक जोशी जी एक बार मंत्री रह लिए थे, और जो एक बार मंत्री रह लेता है वो सोचता है कि मैं सत्ता में फिर से आ जाऊं, और दीपक जोशी जी के विषय मुझे ऐसा ही लग रहा है। लेकिन इसमें भारतीय जनता पार्टी का भी दोहरा चरित्र सामने आ रहा है। एक और तो वो कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कि जो लोग पार्टी से पूछ के चुनाव नहीं लड़े और दूसरी पार्टी से चुनाव लड़ लिए उनको नहीं लेंगे और उन पर कार्रवाई की जाएगी। तो इसका मतलब दीपक जोशी कांग्रेस में आए थे तो भारतीय जनता पार्टी से पूछ कर आए थे और भारतीय जनता पार्टी से पूछ कर लड़े थे। दरअसल क्या होता है, भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है वो जब काम पड़ता है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से, उनको देवतुल्य बना देती है, और जैसे काम निकल जाता है तो उनको दुलत्ती मारती है। आपने कल देखा कि एक वीडियो वायरल हुआ है पूर्व केंद्रीय मंत्री दानवे साहब का, वो एक कार्यकर्ता को कैसे लात मार रहे हैं। हिंदुस्तान के इतिहास में शायद इससे घटिया अवसर नहीं आया कि जब अपनी पार्टी के कार्यकर्ता को कोई नेता लात मार रहा हो। हमने ये तो देखा था कि जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेपी नड्डा जी, उनको हाथ पकड़कर खींचकर धकिया दिया अमित शाह ने कई बार, तो वो तो हमने देखा है। लेकिन इस प्रकार से दुलत्ती मारने का भी अवसर हमने पहली बार देखा है। तो भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को दुलत्ती मार रही है, और इसी कारण वो सिलेक्टिव तरीके से जिनको जरूरत होती है ले लेती है, बाकी को दुलत्ती मार देती है। नहीं तो ऐसा क्यों अक्सर होता है कि बीजेपी से आए लोगों को आप पचा नहीं पाते हैं, कांग्रेस पचा नहीं पाती, लेकिन कांग्रेस से जो जाते हैं बीजेपी में उन्हें बखूबी वो संभाल भी लेती है और पचा भी लेती है और आगे भी बढ़ाती है, और वो रंग भी जाते हैं बड़ी अच्छी तरीके से, भगवा डाल के उनके कैडर में शामिल भी हो जाते हैं। ऐसा क्यों कि आप लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं? क्या कारण है बीजेपी से आए लोग? नहीं, देखिए ये देखने का केवल एक पहलू है। आप गोविंद राजपूत का जो टसल चल रहा है सागर जिले की राजनीति में, चाहे वो भूपेंद्र सिंह से हो, गोपाल भार्गव से, हम सब लोग देख रहे हैं। आप इससे तो इनकार नहीं कर सकते कि गोपाल भार्गव और भूपेंद्र सिंह गोविंद राजपूत को लेकर किस प्रकार से नाराज है, या प्रद्युम्न सिंह तोमर को लेकर, इमरती देवी को लेकर नरोत्तम मिश्रा और बाकी लोग कैसे नाराज है, सिंधिया जी को लेकर तोमर जी कैसे नाराज है कि सिंधिया जी तो नहीं जा रहे रामनिवास रावत के प्रचार में, लेकिन तोमर जी कमान संभाले हुए थे। तो ऐसा नहीं है। हमारी पार्टी में भंवर सिंह शेखावत आए, विधायक बने हुए हैं, और आज हमारी पार्टी ने पूरी तरीके से एक्सेप्ट कर लिया है। तो ऐसा नहीं है, ये देखने का केवल सिलेक्टिव पहलू है। ठीक है। भूपेंद्र सुल्लेरी जी, ये जो जिस तरीके से चल रहा है राजनीति में, ये बहुत पुराना है। ये आखिर कब बंद होगा कि आप पहले इधर पहुंच जाओ, फिर उधर पहुंच जाओ, फिर इधर आ जाओ, फिर उधर पहुंच जाओ? ये और फिर कमाल की बात है कि सबक भी नहीं लेती पार्टियां इससे। अब मुझे नहीं लगता कि क्या ऊपर से कहा यह जा रहा है कि ऊपर से अब आदेश आया है कि अब बंद करो फिलहाल के लिए, जितने भी आ रहे हैं उन्हें स्टॉप करो। क्या कारण है इन पार्टियों की? क्या मजबूरी है? क्या ऐसी आवश्यकता है? फिलहाल इस वाले मामले में भी आपसे जानना चाहूंगा। और दूसरा ये कि बार बार किसी को एक्सेप्ट करना, जब वो मालूम है समय पे जा रहा है, सामने वाली पार्टी से चुनाव लड़ रहा है आपके खिलाफ, उसके बावजूद भी आप कुछ देखना ही नहीं चाह रहे? देखिए, व्यक्ति के महत्वाकांक्षाएं होती हैं।
और देखिए, राजनीति हमेशा जो की जाती है उसके कई आयाम होते हैं और उसमें एक सत्ता की भागीदारी भी महत्वपूर्ण होती है। अब देखिए, दीपक जोशी का जो प्रकरण है वो एक भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्यों में कैलाश जी जोशी जी के पुत्र हैं। सही है। एक बहुत बड़ा नाम है और वो मुख्यमंत्री रहे जब कांग्रेस का डंका बजता था राजनीति में, और उस समय एक नई विचारधारा, शुचितापूर्ण जीवन जीने की कला, राष्ट्रवाद का एक विचारधारा के उद्यम में जब भारतीय जनता पार्टी आई, उस समय के वो नेता हैं जो कर्मठ नेता कहे जाते थे, जो सत्यता के मूल रूप से था। और कांग्रेस उस समय की है जब देश की आजादी के आंदोलन से बनी और वो इस तरह से तैयार होके आई, फिर उसमें राजनीति की तरह कुछ विसंगतियां आती गईं और जिसके कारण वो जनता से दूर होती गई। वो उस विसंगता दूर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी। अब क्या होता है कि व्यक्ति जो समय देखता है, अब उन्होंने अच्छा समय देखा दीपक जी ने, और उन्होंने सत्ता के गलियारों में अपने पिताजी का देखा, फिर खुद भी एक उनके जो वसीयत मिली थी उसके साझेदारी रही, और जिसके कारण उनको लगा कि अब उनको संगठन ने बहुत कुछ दिया, मंत्री बने, लेकिन क्या है जो सामने कांग्रेस में है, कांग्रेस में क्या है दूसरी बात है। संगठन दोनों के हैं, लेकिन संगठन बीजेपी में अनुशासन कुछ ज्यादा है। अगर किसी ने संगठन के विरोध काम किया तो वो उस चीज को अगर निकाल देते हैं तो उसका कैरियर भी डैमेज हो जाता है। तो उनको लगा कि सत्ता से लगातार उनको लगा था कि इस तरह से 2023 में वेव आएगी और कांग्रेस आएगी, तो उन्होंने उस तरह से उनको कहा कि हमें, तो इस तरह से उन्होंने अपनी उपलब्धता देखी, लेकिन उन्होंने फिर से इस तरह से वापसी हुई। तो वो अब क्या है, ये एक ट्रेंड बन गया है और सत्ता से लगभग 5 दशक हो गए, मतलब 5वीं सत्र चल रहा है मध्य प्रदेश में कि पंचवर्षीय योजना 5वीं है, जिससे सत्ता से दूर है। तो लोग निश्चित रूप से निराश होते हैं और उनके काम नहीं होते और अपनी महत्वाकांक्षाएं होती हैं, अपने संगठन, अपने अनुयायियों को साधना की होती है। लेकिन संगठन में ये सोचना चाहिए, अब जैसे बीजेपी है, बीजेपी की इस समय ऐसी आवश्यकता भी नहीं है कि इन लोगों को लिया जाए नहीं लिया जाए, लेकिन कुछ फैमिली बैकग्राउंड होते हैं, कुछ लोगों के लिए उनके ऐसे संपर्क होते हैं और इस तरह से, तो उनको लेने की आवश्यकता संगठन को तो नहीं होती, लेकिन क्या होता है कि वो चाहते हैं कि अब वो आ जाए, तो वो आने की होती हैं। तो ये सिर्फ महत्वाकांक्षा के लिए, लेकिन कुछ लोग इस तरह से होते हैं जिनका व्यक्तिगत राजनीति जीवन में बड़ा प्रभाव होता है और उनसे वोट बढ़ता है किसी पार्टी का, तो इस कारण भी एक ध्रुवीकरण होता है। देखिए, राजनीति प्रतिस्पर्धा का दौर है, पावर का गेन है, और जिसके कारण क्या है कि प्रतिस्पर्धाएं बहुत बढ़ती हैं और जिसके कारण लोग दल बदल सकते हैं और उससे क्या होता है, कुनबा बड़ा होता है और वह एक राजनीति के बेहतरीन समीकरण बनता है, बड़े परिवेश में एक क्लेवर बनाता है, और जिसके कारण क्या होता है कि राजनीति में एक स्थिरता लाने की कोशिश होती है और अपने विचारधारा को आगे बढ़ाने की। तो उससे 2 फायदे होते हैं, एक सामने वाली पार्टी कमजोर होती है और दूसरा अपना वोट प्रतिशत बढ़ता है। तो ये कारण है। अजय जी, तो जिस तरह से बैकग्राउंड का जिक्र किया, हाँ, कहीं ना कहीं इम्पैक्ट आया होगा और रहा भी होगा कारण कि उन्हें एक्सेप्ट कर लिया गया। कर्ज चुकाने वाली बीजेपी पार्टी कभी भूलती नहीं है ये चीज, मैंने देखा है। सवाल ये खड़ा होता है कि ठीक है, आपने एक्सेप्ट कर लिया, कल को क्या गारंटी है कि वो फिर से मौजूद रहेंगे या रहेंगे? देखिए दीपक जी, ये तो व्यक्ति विशेष का निर्णय है कि उनको किन राजनीतिक परिस्थितियों में काम करना है। अभी संतोष जी मेरे मित्र जो बता रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की स्थितियां ये है कि उनके यहाँ कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं, वगैरह वगैरह वगैरह, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इकलौता ऐसा राजनीतिक दल है जिसमें किसी परिवार विशेष का होने की वजह से आपको अवसर नहीं दी जाते। आपकी योग्यता, क्षमता और आपका पोटेंशियल, ये बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं। आज हमने देखा है कि हमारे बूथ के कार्यकर्ता संगठन का नेतृत्व करते हैं, हमारे पन्नों के प्रभारी कहीं के विधायक बनते हैं, आज मंत्री बनते हैं, और ये ऐसा इकलौता राजनीतिक दल है जहां पे आपको किसी परिवार के प्रति समर्पित नहीं रहना है, आपको एक विचार के प्रति समर्पित रहना है। और जो लोग विचार के प्रति समर्पित है, क्योंकि हमारा राष्ट्र निर्माण का विचार है, नेशन फर्स्ट की आइडियोलॉजी है, इस आइडियोलॉजी के साथ में, इस विचार के साथ में जिन लोगों को खड़े होना है, वो लोग भारतीय जनता पार्टी में उन लोगों का सहर्ष स्वागत करते हैं। क्योंकि हम बड़ी स्पष्टता की राजनीति करते हैं कि किसी एक व्यक्ति को 20 बार लॉन्च करना है, उसी को प्रदेश का प्रधानमंत्री बनाना है, इसलिए हम राजनीति में नहीं है। उद्देश्य बड़ा साफ है कि राजनीति के माध्यम से जनसेवा करनी, और जनसेवा के लिए आपको राजनीति में होना पड़ता है। अब रहा दूसरा प्रश्न जो संतोष जी ने ये भी रखा कि ये भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार से लेती है, फिर छोड़ देती है, फिर लेती है, तो मुझे लगता है राजनीतिक दल, आप हम सभी जानते हैं, राजनीतिक दल बेसिकली बनते ही राजनीति करने के लिए। उनका जो मेन मोटिव है वो पॉलिटिक्स है।
तो पॉलिटिक्स की अपनी आवश्यकताएं होती है, पॉलिटिक्स की अपनी जरूरतें होती है। उन जरूरतों के माध्यम से ही आप सत्ता में आते हो और सत्ता के माध्यम से आप सेवा कर सकते हो, जो आपका मुख्य उद्देश्य है। अभी एक्चुअली क्या है ना धवले जी, एक्चुअली क्या है ना कि जब पार्टियों की बात आती है और कैडर की बात आती है, अनुशासन की बात आती है, तो मिसाल के तौर पे आपका नाम लिया जाता है बीजेपी का। जब आप ही यही चीज करेंगे तो मिसाल के तौर पे हो सकता है कांग्रेस की तरह आपका भी नाम लोग ना लिया करें, क्योंकि आप भी उसी लक्ष्य कदम पे चल रहे हैं। अभी भी आप ये देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी इकलौता ऐसा दल है, मैं जो बार बार कह रहा हूं कि इकलौता ऐसा दल है कि हमारे यहाँ जनरेशनल शिफ्ट हो जाता है और बहुत स्मूथली हो जाता है। कांग्रेस में आप किसी को मुख्यमंत्री पद से हटा के दिखा दीजिए और आप देखिए कितना बड़ा हाहाकार मच जाएगा। तो ये बहुत सामान्य परिस्थितियां हैं। सामान्य परिस्थितियों में संगठन निर्णय करता है कि किन लोगों ने अनुशासनहीनता की, किन्हें वापस जगह देनी है, किन लोगों को नहीं देनी। लेकिन मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का एक ही जो मुख्य बिंदु है कि विचार के प्रति समर्पित लोग एक विचार के लिए जुटे और उसी विचार को मजबूत करें। अच्छा ठीक है, जैसे आप दीपक जोशी ले आए, लेकिन दीपक जोशी की जगह जब वो गए, उस खाली जगह पर जिन कार्यकर्ताओं ने मेहनत की या जिन कार्यकर्ताओं ने काम किया, तो अब फिर से आप दीपक जोशी को ले आए वहां पर, तो क्या उन पर प्रभाव नहीं पड़ेगा? फिर बाकी जो नेता है वो भी खाटी नेता हैं आप ही के, जो अब आना चाह रहे हैं, तो ये तो आप किसी को नहीं लेते। अब आपने चूंकि एक को एंटर करा लिया है, बाकियों को नहीं, तो ये एक वैर भावना वाली, कुछ ज्यादा आमने सामने वाली चीजें नहीं हो जाएंगी? दीपक जी, मैंने अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में कहा कि समय काल परिस्थिति अनुसार ये सब निर्णय उन्हें भी ले लिया जा सकता है, मतलब ये कहा जा सकता है भविष्य में समय काल परिस्थिति को देख के। जी निश्चित तौर पे आवश्यकताओं के अनुसार संगठन काम करता है। उद्देश्य सिर्फ साफ है कि विचार को मजबूत करना है और उस विचार के जुड़ने के लिए जो लोग हमारे साथ में आना चाहते हैं हम उनका स्वागत करते हैं। ठीक है, जिस तरह से देखा जाए कांग्रेस प्रवक्ता संतोष जी, मैं कहूं कि अगर ये कितना डैमेज होगा या क्या असर पड़ेगा कांग्रेस पे, क्योंकि कांग्रेस में वहां जहां उन्हें फिट किया जाना था वो कभी फिट हुई ही नहीं, वहां पे वहां के लोगों ने कभी एक्सेप्ट किया ही नहीं उन्हें। तो मैं अगर ये पूछूं कि क्या असर पड़ेगा तो ये कहीं ना कहीं बेईमानी होगी। फिर भी अगर मैं जानना चाहूंगा कि दीपक जोशी जी चले गए हैं, कोई फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? देखिए, हम तो ये मानते हैं कि कोई भी एक कार्यकर्ता भी यदि पार्टी छोड़ता है तो उससे फर्क पड़ता है। हम कोई दंभ में रहने वाले राजनीतिक दल नहीं है। निश्चित रूप से कांग्रेस को थोड़ा नुकसान होगा उससे, लेकिन वही बात है कि दीपक जोशी जी चले गए हैं तो हम क्या सकते हैं, उस गैप को हम फिल करने की कोशिश करेंगे वहां के स्थानीय कार्यकर्ताओं के द्वारा। और अजय धवले जी ने अपनी बात में ये कहा कि हम परिवार देखकर दलों में शामिल नहीं करते कार्यकर्ताओं को। मैं समझता हूं ये तो पूरी बात का विरोधाभास है। बाकी कार्यकर्ता जो एंट्री के लिए प्रयास कर रहे हैं उनको तो एंट्री मिली नहीं, लेकिन परिवार देख के तो एंट्री हुई ना दीपक जोशी की। अगर कैलाश जोशी के सुपुत्र न होते, उनके साथ विरासत न होती, तो क्या उनको एंट्री मिल गई होती? मैं तो ऐसा नहीं मानता हूं। और अगर उनको एंट्री मिल गई है तो बाकी सबको क्यों नहीं मिली? कारण तो खड़े होंगे और प्रश्न तो खड़े होंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कह रही कि विचार पर चलने की वालों की पार्टी है। ये रही होगी पहले कभी जब संघ के अनुशासन में चलती थी, लेकिन अब तो ये मोदी शाह की पार्टी है। आज की तारीख में आप कहो कि विचारों पर चल रही है तो ये तो बिल्कुल हास्यास्पद है। आप देख रहे हैं कि अडानी उन मीटिंगों में बैठ रहे हैं जिनमें सरकारें गिराई जा रही हैं, तो अडानी के दम पर, उनके पैसों के दम पर उनको पुष्पित और पल्लवित करने के लिए जो राजनीतिक दल अपनी राजनीति कर रहा हो, पूरे देश के अंदर उनको ठेके दिलाने के लिए जो प्रधानमंत्री अगर उनकी एजेंटी कर रहे हैं, उनके सीईओ के रूप में काम कर रहे हैं, तो अब ये विचार पुराने हो गए। और ये बात पुरानी हो गई भारतीय जनता पार्टी के लिए, शुचिता वाली और पार्टी विद डिफरेंस के जो तमगे लगे हुए थे। अब ये कोई अडवाणी अटल की पार्टी नहीं है, ये मोदी शाह की पार्टी है जो सरकारें तोड़ती गिराती है, हजारों करोड़ रुपए के माध्यम से विधायक खरीदती है। और ये बात में कोई हवा में तो कर नहीं रहा हूं, पूरी दुनिया के सामने इस बात के सबूत हम सबने देखा है कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती है। अडानी उनके सबसे बड़े गेम चेंजर हो गए, उनके मास्टर स्ट्रोक मारने वाले हो गए, और हर मीटिंग में अडानी जी बैठकर पार्टियां तोड़ते हैं। ठीक है धवले जी, आप बात रखें, उसके बाद चूंकि समय समाप्ति की ओर है। तो दीपक जी, मुझे लगता है यही इनकी तेलंगाना की सरकार है और इनके यही रेवंत रेड्डी जी हैं जो अडानी जी के साथ में दावोस में जाके एग्रीमेंट साइन करते हैं। 180 अभी हाल ही में 100 करोड़ रुपए का डोनेशन इनकी सरकार ने लिया है। ये एक बात है। दूसरा विषय इन्होंने कहा था कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में और अमित शाह जी के बारे में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्यों अलग है अन्य राजनीतिक दलों से है कि हम प्रधानमंत्री मोदी जी का उत्तराधिकारी और अमित शाह जी का उत्तराधिकारी आज नहीं बता सकते, लेकिन निश्चित तौर पर संतोष गौतम जी भी बता देंगे, आप भी बता देंगे और ये मैं भी बता दूंगा कि कांग्रेस में राहुल गांधी के बाद में उत्तराधिकारी कौन है। आज से रेहान वाड्रा गांधी की एंट्री शुरू हो गई है, उनको राजनीति के पाठ पढ़ाने शुरू हो गए, तो कांग्रेस में तो उत्तराधिकारी कौन है ये पहले से तय है। भारतीय जनता पार्टी में यह तय नहीं है। हमारे यहाँ कार्यकर्ताओं का सम्मान होता है और कार्यकर्ता ही दायित्ववान पदों पर जाते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी अपनी शुचिता की राजनीति करता है, देश निर्माण की राजनीति कर रहा है और हमें गर्व है ऐसी राजनीति पर। ठीक है भूपेंद्र जी, लास्ट कंक्लूजन।
देखिए, राजनीति में ये तो कहा नहीं जा सकता कि दल बदल नहीं होगा, और आना और जाना तो ये परंपरा है, लेकिन कभी अगर 2014 और 19 के अगर आप चुनाव देखें तो उन चुनावों में तो मैंने एक वो देखा कि कांग्रेस से एक कैंडिडेट को सिंबल दे दिया गया था उत्तर प्रदेश से, और फिर वो बीजेपी से चुनाव लड़े। तो ये राजनीति में मैं पहली बार ऐसा देखा हूँ। तो राजनीति में क्या होता है, व्यक्ति की जो महत्वाकांक्षाएं होती हैं वो व्यक्ति को उद्वेलित करती हैं, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी में मेन फर्क ये है कि वो अपने डैमेज को थोड़ा कंट्रोल कर लेते हैं, क्योंकि उनमें थोड़ा ऐसा अभ्यास है और ये इस तरह से है। और ये भी रहता है कि कैंडिडेट अगर कोई बाहर गया तो उसको वो नुकसान भी पहुंचाते। और अगर कांग्रेस का इतिहास हम देखें तो कांग्रेस शुरू से ही, चाहे इंदिरा गांधी ने कांग्रेस आई बनाई, उससे पहले विभाजन हुआ, उसके बाद सैकड़ों विभाजन हुए, उनके समर्थ नेता, चाहे आप किसी भी स्टेट में देख लें, चाहे ममता बनर्जी को देख लें, चाहे आप शरद जी को देख लें, सब कांग्रेस की प्रोडक्ट हैं, चाहे आप दक्षिण में देख लें, तो उसका पैरेलल होता रहा विभाजन। लेकिन बीजेपी में ऐसा नहीं हुआ है, और ये कोई रोक नहीं सकता, और अपनी संभावनाएं व्यक्ति, अपनी महत्वाकांक्षाएं, अपने रसूल को कायम करने के लिए ये दल बदल करते हैं, और वो करते रहेंगे। ठीक, चूंकि समय समाप्ति की ओर, इसलिए इस पर चर्चा में शामिल होने के लिए अजय जी आपका, संतोष जी आपका, भूपेन जी आपका, तीनों लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस पर चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जिस तरह से देखा जाए, अब दीपक जोशी जी बीजेपी में आ गए हैं, बाकी जो बाकी है वो राहत आकर है कि कब घर वापसी होगी, अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि बीजेपी कहीं ना कहीं समय का, मौके का इंतजार करती है। तो हो सकता है समय आने पर उन्हें भी पार्टी में शामिल कर लिया, लेकिन फिलहाल तो स्टॉप लगा दिया गया है जो भी बागी नेता थे। अब इस पर और राजनीति क्या कुछ होती है देखने वाली बात होगी। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।